नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। टाइम्स नव भारत और इनसाइट्स ने यूपी के गली मोहल्लों में घूम घूमकर एक बड़े सैंपल को इकट्ठा किया। करीब 17,000 लोगों से लगातार पूछी और एक चुनावी सर्वे तैयार किया। इस सर्वे में दो बातें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत डराने वाली। ये दो बातें क्या हैं उसके बारे में आपको विस्तार से इसी शो के दौरान बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें जो आज की हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में थे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद आज पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, जहां उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर अटैक किया। आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। मोदी सीधे अटैक कर रहे हैं। विकास कार्यों के शिलान्यास के साथ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो दूसरी तरफ सवाल यह कि अखिलेश क्या कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें आप देखिए। अखिलेश यादव भी सड़कों पर हैं। माहौल बनाने में वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव लखनऊ में थे। संपूर्ण विजय यात्रा की शुरुआत की। सत्ता तक पहुंचाने के लिए परशुराम पूजा भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो बताएं, उससे पहले ही देख लीजिए कि परशुराम की एंट्री उत्तर प्रदेश के महाभारत में कैसे हो गई। आखिरकार कौन है भगवान परशुराम, ये भी आपको बता देते हैं, और उनका उत्तर प्रदेश चुनावों के साथ संबंध क्या है। अखिलेश यादव को एकाएक चुनाव से ठीक पहले चुनावी रैलियों के दौरान भगवान परशुराम की याद क्यों आई और परशुराम जयंती की बात क्यों होने लगी, उनका पूजा क्यों की गई, ये एक एक करके आपको समझाएंगे। जहां दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। किसान, व्यापारी, नौजवान, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योग वाले सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है। और हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती के लिए छुट्टी थी वो दोबारा होगी। और संस्कृत के जो शिक्षक थे, जो पाठन का कार्यक्रम होता था, यूनिवर्सिटी थी, जो तमाम समाजवादियों ने काम किए थे, जो इस सरकार ने रोके। भविष्य में बजट दे करके अगर हमें संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में होगा। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा ये आपको सुना दिया। अब आपको भगवान परशुराम के बारे में बताते हैं कि परशुराम कौन है और उनका उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत में एंट्री कैसे हो गई है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है, यह मान्यता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ, जो मौजूदा उत्तर प्रदेश है उसके मौजूदा शाहजहांपुर शहर में हुआ। उनकी जो खासियत थी वो एक अन्याय के प्रति उनकी आवाज उठती थी। आमने सामने की लड़ाई के प्रतीक परशुराम है। और अब बता देते हैं आपको कि उनकी एंट्री क्यों हो रही है। परशुराम पूजा दरअसल ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग है जिसमें कि बेहद लोकप्रिय है परशुराम पूजा। और ना सिर्फ ब्राह्मण बल्कि ब्राह्मणों के साथ साथ भूमिहार जाति के भी परशुराम पूजनीय है, उनकी श्रद्धा रखते हैं, उनको पूजते हैं। और जो प्रतिशत की समीकरण है, उत्तर प्रदेश में 10% ब्राह्मण वोट हैं और ऐसी लगभग 70 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिनसे कि सीधा प्रभाव उनका है। और खासतौर पर पूर्वांचल का जो क्षेत्र है और अवध का जो क्षेत्र है। अब यह है कि ब्राह्मण वोट बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड बेहद कम है कि ब्राह्मण वोट बढ़ते नहीं है, वो जहां जाते हैं एक मुश्त जाते हैं। लेकिन पार्टियां बदलने का ट्रैक रिकॉर्ड वोटर्स का जरूर है। पिछले 3 सालों से, पिछले 3 चुनावों से बल्कि जो ब्राह्मण वोट बीजेपी को पड़े वो लगभग 80% रहे हैं। यानी 80% वोटर्स ब्राह्मणों के वो सीधा बीजेपी के पास पहुंचे हैं, बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी को चुना है। अखिलेश यादव यहीं सेंध मारना चाहते हैं
और शायद यही चुनावी वजह रही है कि उनको अचानक भगवान परशुराम याद आते हैं। आपने भगवान परशुराम को जाना, उनकी उत्तर प्रदेश में एंट्री कैसे हुई आपने ये जाना, और ये भी देख लिया और ये भी समझा कि क्यों उत्तर प्रदेश में अलग अलग सिंबल पकड़ने की होड़ है, माहौल बनाने की होड़ है। अखिलेश यादव ने आज क्या कहा उसे सुन लीजिए, उसके बाद उस सवाल पर आएंगे जिसका जवाब सर्वे हर हफ्ते में हम उत्तर प्रदेश की जनता से ले रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका लबोलबाब यह है कि क्या बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सेट दिख रही है लेकिन पूर्वांचल में फंस रही है। इस सवाल के जवाब से पहले आप अखिलेश यादव को एक बार सुन लीजिए। भविष्य में हरदोआगंज का पावर प्लांट तैयार हो जाएगा, एटा में 360 सुपर क्रिटिकल प्लांट तैयार हो जाएगा, मेजा में प्लांट लगे हैं, आपके समाजवादी सरकार में एनटीपीसी का प्लांट लगा है, ललितपुर में 3x660 लगा है और सोलर एनर्जी में भी बड़े पैमाने पर प्लांट लगे थे। ये सब बिजली अगर तैयार कर देती है सरकार तो शायद आज उत्तर प्रदेश की सस्ती बिजली होती। योगी और अखिलेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल। अभी अंदाजा नहीं कि पता नहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का स्टेक इलेक्शन में कितना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी कोशिश जरूर कर रही है। दिल्ली मॉडल लेकर के लखनऊ पहुंच रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल लखनऊ में थे, खूब गरजे, खूब भाषण दिया, कब्रिस्तान और शमशान की बात भी की। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, ये भी सुनवाते हैं आपको। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। अब हम सवाल पर आए, उससे पहले आपको टाइम्स ऑफ नवभारत और इनसाइट के जिस सर्वे के बारे में शुरू में बताया था, जिसे हमने 2021 के आखिरी हफ्ते में किया था और साल के पहले दिन दिखाया था, उस सर्वे की 2 अहम बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली बात जो पूर्वांचल को लेकर है, जहां कांटे की टक्कर सीटों में दिखाई पड़ रही है। पूर्वांचल की आपको एक टैली बता देते हैं, सर्वे क्या कहता है। कि सर्वे कहता है कि पूर्वांचल में बीजेपी को 49 से 58 सीटें हासिल हो सकती हैं, समाजवादी पार्टी 39 से 45 सीटें हासिल कर सकती है, बहुजन समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटें, कांग्रेस सिफर और कुछ निर्दलीय, ये कुछ और पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो दाव ठोक रही हैं, वो 1 से 2 सीटें हासिल कर सकती हैं। पूर्वांचल की कुल 102 सीटों का ये लेखा जोखा है। लेकिन पूर्वांचल की बात तब तक अधूरी है जब तक आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की टैली नहीं देखेंगे। तो आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात भी बता देते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आखिरकार समीकरणें क्या चल रही हैं। शहरी इलाकों का सबसे पहले आपको बता देते हैं ये पसंदीदा पार्टी शहरी इलाकों की कौन कौन सी है। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि शहरी वोटर ज्यादा है बीजेपी के पास, ग्रामीण वोटर बहुत ज्यादा नहीं। तो आपको पूर्वांचल की बात बता दी, पश्चिमांचल की बात बता दी। अब कुल सीटें कितनी हासिल हो सकती हैं आपको ये बता देते हैं। कुल 403 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा की हैं। बीजेपी को सीटों का नुकसान हो सकता है और भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुमत में दिखाई पड़ रही है। हमारे सर्वे के मुताबिक 230 से लेकर के 249 के बीच में बीजेपी सीट हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी पहले के प्रदर्शन के मुकाबले मजबूत होकर के उभरेगी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं कि सरकार बना पाए। समाजवादी पार्टी की जो संभावनाएं हैं वो 137 से 152 सीटों के बीच में सिमटने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसने की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2007 में सरकार बनाई थी, 2017 के चुनाव में बड़ा भोकाल था लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो 9 सीट से लेकर के 14 सीट के बीच में सिमट सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं, वो प्रयास बहुत कामयाब होते हुए फिलहाल जो हमारा सर्वे रहा 2021 के आखिरी हफ्ते में, उसमें कामयाब होते दिखाई पड़ते हैं। महज 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है और लगभग 1, 2, 3, 4 सीटें हो सकती हैं जो कि अन्य के खातों में जाए। ये मौजूदा समीकरण है। हालांकि जो वोटर्स की राय है, जो परसेप्शन है, वो बदलता बहुत जल्दी है। इसलिए टाइम्स ऑफ नवभारत ने फैसला किया था कि ये सिर्फ एक बार का सर्वेक्षण नहीं होगा जो आपके सामने लेकर के आएंगे। हर हफ्ते एक ऐसा ही सर्वेक्षण आपके लेके आएंगे। पूरे हफ्ते उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ग्रामीण अंचलों में, अलग अलग गांवों में हमारी टीम्स पहुंचेंगी, लोगों से सीधा बात करेंगी। वो सैंपल साइज कितना होगा आपको ये भी बताएंगे, कितने लोगों से हम लोगों ने बात की है, और उन लोगों के बात करने के आधार पर हर हफ्ते आपके सामने ऐसा ही सर्वे लेकर के आएंगे जो कि आपको एक आईना दिखाएगा। और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी जरूरी है।
वो आईना होगा बताने के लिए कि आखिरकार आप जो कोशिशें कर रहे हैं, जो जनसभाएं हो रही हैं, जो रैलियां हो रही हैं, जनता के बीच में उसका असर है या नहीं, और है तो क्या। अब जो बात राष्ट्रवाद में आज सवाल उठाने वाले हैं, राष्ट्रवाद में अलग अलग तस्वीरों को लेकर के सवाल है। सवाल यह भी कि मेरठ में कसरत और लखनऊ में विजयरथ, इसके आगे कौन निकलेगा। सवाल है कि अखिलेश की परशुराम पूजा क्या बीजेपी को रोक पाएगी। सवाल है कि बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश को सेट करके क्या पूर्वांचल में फंस सकती है। और सवाल है कि उत्तर प्रदेश में काम बोलेगा या माहौल बोलेगा, क्योंकि दोनों चीजें चरम पर हैं इस वक्त। काम भी गिनाया जा रहा है और माहौल भी बनाया जा रहा है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। कर्ण वर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत नावेद भाई मैं आप ही से करना चाहूंगा कि पिछले चुनाव का नारा था कि काम बोलता है, लोगों ने काम को खामोश किया। इस दफा माहौल तो बहुत है। देखिए, लोगों ने काम को खामोश नहीं किया था, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा उस नारे को सर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब अपनी रैलियां करने निकले तो काम को उन्होंने किनारे करके, और काम की बजाय हो गया था कब्रिस्तान और शमशान हो गया था। कहां पे दिवाली में लाइट आती है, ईद में कहां लाइट आती है, दिवाली में नहीं आती है, ये हो गया था। इस तरीके से चीजें जो थी वो एक दूसरे ट्रैक पे चली गई थी। ये जनता जो थी, हमारे देश की जनता जो है, बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही भावुक और इस तरीके से हो जाती है। आपको जिस तरह से उन्होंने मोल्ड करने की कोशिश की तो माइंड पूरा डाइवर्ट किया, और इसमें सहयोग कुछ चैनल्स ने भी उनका दिया। कुछ मीडिया चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपका चैनल तो खैर बहुत अच्छा है, निष्पक्ष दिखाता है, आपके चैनल की तो बात ही जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन दूसरे चैनलों ने भी उनका साथ दिया, तो कहीं ना कहीं चीज काम बोलता है। लेकिन आज हमारे जो जनता उत्तर प्रदेश की है, हमें इस बात की खुशी है कि वो हमारे काम को याद कर रही है। वो हमारे काम को ये कह रही है कि ये काम जो अखिलेश यादव जी ने कर दिए थे, ये कोई और नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता था, जितने उन्होंने 5 साल के बाद। भाई काम की बात हो रही है तो आज ही एक पुरानी बात ताजा की गई, याद की गई है, जो नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। वो कानून व्यवस्था के दौर पर कितना काम हुआ ये भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये नहीं, अब ये चीज तो देखिए, कोई बोल रहा है तो जाहिर है जब कोई बोलेगा इस चीज को तो उसके बाद मीडिया का बोलना कुछ लाजमी हो जाता है इस चीज के ऊपर। हाँ। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था ये भी मैं आपको बता। दरअसल होता क्या है, देखिए, बड़े लोगों की बात को समझना बहुत जरूरी है कि बड़ा नेता किस विषय में और किस बात रखने की बात कर रहा है। बहुत से बच्चे जब इस तरीके के काम करते हैं, गलत करते हैं, तो जब गलती वो करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो गलती क्यों करते हैं? क्योंकि घर में उनको छूट मिल्ती है, माँ बाप। नावेद भाई जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था ना, मैं वो इतना काला अध्याय था, मैं याद नहीं करना चाहता, लेकिन गलती नहीं, वो अपराध था। वो एक जघन्य घिनौना अपराध था जिस केस के दौरान ये बात कही गई थी। देखिए, ऐसा है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपने बीच में बोल के मेरा फ्लो खराब कर दिया। अरे भाई, कम से कम पूरा बोल तो लेने दीजिए, इतना तो इंसाफ कर दीजिए समाजवादियों के साथ कि कम से कम उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। जो लोग जिस तरह से इस तरह की छूट देते हैं, तो उनको कहा था, ये तंज में कहा था उन्होंने, ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों को गलतियों पे पर्दा डालते हैं, उनको कहा था कि भाई तुम्हारा बेटा है, गलती हो जाती है। ये उनको कहा था नेताजी ने। मेरे को एक गाने की एक पंक्ति याद आ रही कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर ये डैमेज कंट्रोल तब कर दिया गया होता तो शायद बेहतर रहता, लेकिन आज भी आप कर रहे हैं तो देर आए दुरुस्त आए भी हम लोग बोल सकते हैं। मैं वापस आपके पास लौटूं सर, इससे पहले मैं सीधा रुख करना चाहूंगा वरुण पुरोहित जी का। और मौका दे दीजिए, मैं आऊंगा सर आपके पास। वरुण पुरोहित जी, मुझे बताइए जरा कि सर कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिशें बहुत कर रही है, लेकिन मौजूदा जो सर्वे हमने 2021 दिसंबर के आखिरी हफ्ते में किया, आपकी आकांक्षाएं और जमीन की हकीकत दोनों एकदम विरोधाभासी हैं। त्यागी जी, मैं आपके सर्वे को बता रहा हूं, आपने साइंटिफिक चुनाव घोषित होंगे उसके बाद। लेकिन एक बात तय है कि प्रियंका गांधी जी ने जो 32 साल से कांग्रेस हाशिए पे थी उसमें जान फूंक दी, और आप देखिए कितनी उनकी भीड़ आ रही है। हमारे पास तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहीं भी नहीं है, उसके बावजूद इतनी भीड़ आ रही है, लोग उनको मान रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। तो प्रियंका गांधी जी में इंदिरा गांधी जी का अक्स देखते हैं, और राष्ट्रीय स्वरूप भी उनका निखर कर आ रहा है प्रियंका गांधी का। ये हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
और आप एक बात नहीं तो सर, एक बात माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। एक बात मुझे और बताइए कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी का अक्स दिखाने की जरूरत आपको क्यों है? नहीं दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही, देख मतलब रहे हैं सेंटिमेंट से खेलना चाहते हैं। अगर आप जो मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो नारे दे रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये चीजें बहुत होनी चाहिए लोगों के सामने। ये अक्स दिखाने वाला बात क्या है? नहीं दिखा नहीं रहे लोग, अपने आप इसको फील करते हैं। मैं आपको मेरी माताजी के बारे में बता रहा हूँ, वो खुद टीवी देख के कहने लगे इंदिरा गांधी जैसी लगती है। मैं कोई ये चमचागिरी चापलूसी वाले बातें तो करता ही नहीं हूँ। हमारी पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम मेजोरिटी लेवल पे नहीं है, कोई 10-20% करते हो तो करते हैं। लेकिन आजकल मैं पिछले चुनाव भी उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, उससे पिछले चुनाव भी उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में इंदिरा गांधी का अगर स्वरूप देखते हैं तो प्रियंका गांधी में देखते हैं। इस चीज को उन्होंने प्रूव किया। आप देख लीजिए कितने भाषण, कितनी रैली जितना कर रही है, जितना उनका स्वरूप निखर के आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को उससे प्रॉब्लम है तो सर यही बातें पिछली बार तो खैर आप नावेद भाई की पार्टी के साथ गठबंधन में थे, यही बातें जब घाट सभाएं होती थी या यूपी के 2 लड़के वाली बात आती थी, ये बातें तब भी कही जाती थी। मैं वापस लौटा, लेकिन अपराजिता सारंगी कमेंट में आपसे भी चाहूंगा कि आपके लिए खतरे की बात यह है कि जो पार्टी दावा कर रही है कि 300+ हम पहुंचेंगे, वो 250 के आसपास सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। हमने सारे वक्ताओं को सुना। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी निर्वाचन में विकास के एजेंडा को लेकर जाती है और उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में जो भी काम हुआ है उसे दिखा रही है, और आगामी दिनों में जो जो काम होंगे उसका मैनिफेस्टो लोगों के, जनता के सामने रख रही है, जो लोगों को पसंद आ रहा है और लोगों का विपुल जन समर्थन हर जगह हमें मिल रहा है। जहां तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, मैं कह दूं कि 2019 के इलेक्शन में भी, निर्वाचन में भी उन्होंने प्रचार किया था, और उस समय याद होगा कि उनके भाई श्री राहुल जी को अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ा। अब ऐसा ना हो कि इस बार प्रियंका गांधी जी जो इतना प्रचार कर रही हैं, लोगों को इतना मोहित करने की कोशिश कर रही हैं, लड़कियों को इतना आकृष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा न हो कि उनकी माता जी को रायबरेली छोड़ना पड़े। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसे इल्जाम तो अपराजिता जी आपकी पार्टी के ऊपर भी है। आप भी कहते हैं विकास की बातें हैं, लेकिन जनसभा में कहा जाता है कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनवाया उनको वोट दोगे या राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को। तो सेंटीमेंट तो वहां भी खेलने की कोशिश हो रही है। मैं बता दूं, हिंदुओं के विषय में कहना क्या गलत है? हिंदुओं के पक्ष में कहना क्या गलत है? सरकार किसी भी धर्म के बारे में बात क्यों करे अपराजिता जी? लेकिन आप कभी भी ना भूलें, सरकार शहरी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करे, सरकार पढ़े लिखो बिना पढ़े लिखो। मैं करण आपके पास में इसके बाद सीधा आ रहा हूं। सरकार उनकी बात करे जिनके पास शिक्षा है, नहीं है। सरकार उनकी बात करे जिनके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, नहीं है। धर्म की बात सरकार क्यों करे? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, किसी भी धर्म की बात सरकार क्यों करे? बंधु, अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? आप ही बोल दें, फिर आप मुझे बोलने दें। नहीं बताइए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक हिंदुओं का सवाल है, अगर हम हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं तो इसमें गलत, इसे नहीं समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं और चलते रहेंगे। माइनॉरिटीज के लिए भी हर तरह का प्रयास किया जा रहा है, पदक्षेप लिया जा रहा है उनके विकास के लिए। तो ऐसा कह देना कि हम सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, बिल्कुल गलत है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने आप ही को कोट किया था। सारे भारतवासियों करण वर्मा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। करण, मुझे बताइए जरा कि क्या दोनों बातें विरोधाभासी नजर आती हैं? एक ही कहना कि हमारी सरकार हिंदू की बात करती है, या ये कहना कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं? मेरे हिसाब से अनंत, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं और सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जब हिंदू की बात करते हैं तो केवल पूजा पद्धति के तौर पे नहीं, एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पे बात करी जाती है। अनंत, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय लखनऊ से बात कर रहा हूं। 3 विशिष्ट मुद्दे हैं जिन पर यह चुनाव होने जा रहा है मेरे हिसाब से। सबसे पहले है कानून व्यवस्था, दूसरा है हमारी सांस्कृतिक विरासत, और तीसरा है विकास के कार्य। और बीजेपी इस समय पोल पोजीशन पर है, जिसको कहते हैं सर्वोच्च आगे है, इस समय सबसे आगे है इन तीनों उस पर।
सपा ने अभी तक इस इलेक्शन का एजेंडा नहीं सेट किया। ये सत्य बात है कि कुछ कार्य उन्होंने किए थे 2017, बिल्कुल किए थे 2017 से पहले, पर वो विफल रहे उनको गिनाने में, उनको सामने रखने में, और बहुत देर कर दी अखिलेश जी ने जमीन पर आकर लोगों से संवाद करने में। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 बड़ी बातें बताएं जो सपा करने की बात कर रही है अगर वो चुनाव जीतते हैं, आप नहीं गिना पाए। बीजेपी वहां पर हमेशा की तरह इस बार भी आगे है, कर ली एडवांटेज उनको। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या राम मंदिर का शिलान्यास हो, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर बीजेपी ने एक ऐसी छाप छोड़ी है कि जनता उस तरफ मोहित होती जा रही है और होती जाएगी। अगले हफ्ते जब आप फिर अपना सर्वे करेंगे और आने वाले हफ्तों में करते जाएंगे, आप एक लहर देखेंगे उस तरफ। बीजेपी ये बात समझ गई कि वेस्टर्न यूपी की तरफ थोड़ा सा वीकनेस है, उन्होंने फार्म लॉज भी वापस लिए। तो बीजेपी हमेशा सीख रही है। देखिए, बीजेपी एक वेल ऑयल्ड। अच्छा, पश्चिमांचल और पूर्वांचल में सीटों की घटौतरी क्यों हो रही है, मैं ये भी समझूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा सर, ब्रेक के बाद मैं जल्द वापस लौट रहा हूं। तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की चुनावी समीकरणें और पार्टियों की रणनीति क्या रहेगी, इसी को समझेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवेद भाई, मैं आपसे सवाल रहेगा कि ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई आपका जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होना बड़ा टर्निंग पॉइंट कोई साबित होने वाला है। देखिए, गठबंधन की जहां तक बात है, टर्निंग पॉइंट तो साबित पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। ये लोकतंत्र को बचाने की बात है, इसलिए लोग साथ आ रहे हैं और सबको मालूम है कि लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है, संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। तो हम जो बात कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं, देखिए भीड़ देखिए अखिलेश जी की रैली में, देखिए आप मोदी जी की रैली में देखिए, वो आप नहीं दिखाएंगे शायद उनकी रैली मोदी जी, लेकिन अखिलेश जी की रैली में भीड़ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बात वो दिल से हमने सबकी रैली दिखाई है सर। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो मैं इस वक्त भी रैली की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दोनों की रैली की तस्वीरें चल रही हैं। जी, माफी चाहता हूँ, शायद गलती वो किसी दूसरे चैनल के लिए कहना था, आपके लिए कह दिया, माफी चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी दिल से बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं, ये एक्शन जो है, एक्सप्रेशन लाते हैं चेहरे पे कि चेहरे से लोगों को कैसे हम वो कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। जी, लेकिन जनता समझ गई है। हाँ। जनता समझ गई है। लेकिन सर, जयंत चौधरी का फैक्टर क्या है, मुझे तो समझाइए। एक बात बोलना चाहूंगा मैं आ रहा हूँ करण सीधा, मैं आपके पास में आ रहा हूँ उसके बाद। जी, देखिए, तो हमने कहा कि वो कैसे बोल रहे हैं, वो ड्रामा करके बोल रहे हैं। हाँ। हम सच्चे दिल से बोल रहे हैं। और जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है, दिल को देखो चेहरा ना देखो। हाँ। चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। हाँ। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। लोकतंत्र में अब आप देखिएगा, बाकी काम जनता करेगी। ठीक है करण जी भाई। करण वर्मा। आनंद, हमारे सपा के प्रवक्ता जी ने अभी कहा था इससे पहले भी शुरुआत में कि जनता याद कर करके रो रही है कि वो काम जो हुए थे 2017 से पहले, और अब उनको याद आ गई है उन कामों की। तो जनाब, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में भी जनादेश नहीं मिला आपको, जनता को 2019 में भी नहीं याद आया। और ये जो रैली में भीड़ की बात कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। रैली में भीड़ की बात कर रहे हैं अनंत, मुझे अभी तक याद है 2017 में जो इनकी आखिरी रैली हुई थी, आखिरी रैली जिसमें यूपी के 2 लड़के वाली थी, उसमें इतनी विशाल भीड़ थी, इन्होंने फोटो छापी थी। ये भीड़ से पता लगा लेना चाहिए आपको कि अखिलेश और राहुल, यूपी के 2 लड़के वापस आ रहे हैं। और हुआ क्या? टाइफिश हुआ। तो ये सब पुरानी बातें हैं। सपा के लोग, एक सेकंड सर, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। सपा के लोग एक अलग दुनिया में रहते हैं। ये क्यों हो रही है? एक अलग दुनिया में रहते हैं। नवेद भाई देखिए, ये बात तो आप मानेंगे कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। रैलियों भीड़ का आना और उनका वोटों में कन्वर्जन हो जाना, ये बात 2017 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने सीखी होगी। उसमें इन्होंने अपनी रैली का साइज दिखाया था 2017। बिल्कुल, लेकिन वरुण पुरोहित जी मुझे बताइए सर कि हर पार्टी के पास अपने अपने फॉर्मूला हैं। समाजवादी पार्टी के पास अपना टेंडर गिनाने का फॉर्मूला है कि भाई हमने बहुत अच्छे काम किए। बीजेपी कहती है कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे पास ये फॉर्मूला है। कांग्रेस इस बीच में कहां फिट पा रही है? क्या दिखा करके आप लोग सत्ता में आना चाहते हैं? लोगों के क्या भरोसा देंगे? देखिए, फोटो ये चुनाव होगा। नवेद भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं सवाल वरुण पुरोहित से। नवेद भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। त्यागी जी, चुनाव होगा रोटी रोजगार महंगाई और निजीकरण पे। निजीकरण इसलिए कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। जो SC ST का वर्ग है उसको बिल्कुल वापस दलित बनाना चाहते हैं, इसलिए निजीकरण के पीछे पड़े हैं। कितना फास्ट कर रहे हैं आप देखिए निजीकरण, फटाफट
अरे मैं बोला नहीं आपके बीच में, आप फिर और राम मैं नहीं बोला ना आपके बीच में। ये बीजेपी की साउंड है। एक सेकंड, करण मैं वापस लौट रहा हूँ। वरुण पुरोहित, हाँ बताइए कांग्रेस के बारे में बताइए। ब्राह्मणों को जो प्रताड़ित किया, छलावा दिया, तीनों राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने इनको वोट दिया। इन्होंने एक बार भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उल्टा प्रताड़ित किया है ब्राह्मणों को। आप देखिएगा ब्राह्मण किसको वोट देगा, किसकी सीट है, वो तो समय बताएगा। तो कांग्रेस क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आने वाली है सर? देखिए जितनी मर्जी कोशिश कर लें जाति पे बांटने की। हाँ, मैं आप लोगों के पास वापस लौट रहा हूं। सर नावेद भाई, आपकी शिकायत हम दूर कर देते हैं। अभी अखिलेश यादव से मेरे सहयोगी आदर्श इस वक्त बात कर रहे हैं, सीधा सुनवाते हैं। केवल बदनाम करने के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अजीब खेल हुआ। जिसके यहाँ छापा मारा वो बीजेपी का निकला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन लोग थे, कहां से ये सूचना आई थी, किस विभाग ने ये सूचना दी थी कि जिसकी यहाँ छापा कानपुर में पड़ा था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला इत्र व्यापारी था। आखिरकार क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं थी? बहुत शुक्रिया सर। बातचीत करने के लिए अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर इनकी सरकार आती है तो जो परशुराम भगवान हैं उनको लेकर विशेष प्रावधान किए जाएंगे, साथ ही साथ जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनके लिए भी काम किया जाएगा। कैमरामैन सुदेश सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। तो नावेद सिद्दीकी साहब की कम से कम ये शिकायत आपकी अब बेजा हो गई कि हम लोग दिखाते नहीं कि अखिलेश यादव की रैली में क्या हो रहा है या अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हुजूम है यहाँ पर। जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को आपने दिखाया, हमारी रैली दिखाई, और जो साहब बैठे हुए हैं थोड़ा सा इनका जो है इनको भी खामोश किया आपने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए जी। और इसी तरह से आप दिखाते रहे, सच दिखाते रहे आप। हाँ। सच दिखाएंगे, जनता आपके साथ चलेगी, मुझे पूरा यकीन है। बहुत से चैनलों का सम्मान जनता करती है, बहुत से चैनलों हाँ। को क्या कहती है वो मैं आपके चैनल पे नहीं कहना चाहता। अच्छा ठीक है सर, मैं छोटा सा कमेंट चाहूंगा अपराजिता सारंगी सर। उससे पहले अखिलेश यादव ने पूरी बातचीत क्या रही थी एक बार दोबारा सुनवा दें। के नाम पर आपकी पार्टी ने भी किया है, लेकिन सब ब्राह्मणों को अपना साधने में लगे हुए, क्या कहेंगे? भगवान परशुराम जी के आज मंदिर गया, पूजा की, उनका आशीर्वाद दिया और जिस तरह का समर्थन जुट रहा है, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का खेल खत्म। और ये भी संकल्प लिया है कि जिस तरीके से नेताजी ने और पुरानी सरकार में परशुराम जयंती के दिन छुट्टी होती थी, पुनः एक बार भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी होगी। और दूसरा, संस्कृत के लिए और संस्कृत की पाठशालाओं के लिए और संस्कृत को पढ़ाने वाले गुरुजनों के लिए जो समाजवादी पार्टी ने सहयोग, मदद और उनके लिए व्यवस्था की थी, समाजवादी सरकार बनेगी तो इस देश में संस्कृत का बचाने के लिए, संस्कृत को संरक्षण करने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई को बढ़ाने के लिए अगर गुरुजनों के लिए भी कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, यानी ये तो साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव कंटेस्ट करेंगे। कैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि इससे पहले ये उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन जहां भी चुनाव लड़ने जाएंगे जनता उनसे सवाल पूछेगी कि किसानों की आय 2 क्यों नहीं हुई, जनता सवाल पूछेगी उनसे कि बिजली इतनी महंगी क्यों है, नौजवान बेरोजगार पूछेंगे कि आखिरकार बेरोजगारी उनके बीच क्यों है। मुख्यमंत्री जब 24 घंटे काम करते रहे तो बेरोजगारी इतनी उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई और किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो आखिरकार चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री जी को देना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर लगातार छापे पड़ रहे हैं, उसको लेकर बयानबाजियां भी हो रही, राजनीति भी हो रही, उस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी का ये खेल कोई नया नहीं है। जिस समय बंगाल में चुनाव था, बंगाल में छापे पड़ रहे थे, तमिलनाडु में चुनाव था, तमिलनाडु में छापा पड़ रहा था, जिस समय कर्नाटक में चुनाव था, DK शिवशंकर के यहाँ, उनके यहाँ शिव कुमार जी के यहाँ छापे पड़ रहे थे। और ये छापा मारना केवल बदनाम करने के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अजीब खेल हुआ। जिसके यहाँ छापा मारा वो बीजेपी का निकला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन लोग थे, कहाँ से ये सूचना आई थी, किस विभाग ने ये सूचना दी थी कि जिसकी यहाँ छापा कानपुर में पड़ा था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला इत्र व्यापारी था। आखिरकार क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं थी? बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अपराजिता सारंगी जी, मैं सीधा सवाल आपसे रहेगा कि हिंदुओं के लिए बात करने के तो आपने दावा किया था कि बहुसंख्यक के लिए हमारी पार्टी बात करती है, अखिलेश यादव भी उसी लीग पर आ रहे हैं और परशुराम पूजा के बहाने सीधा ब्राह्मणों के साधने की कोशिश है। अखिलेश यादव जी को हम सबने सुना। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर अपनी नावेद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं अपराजिता का कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। नावेद भाई
अखिलेश यादव जी को हम सबने सुना। अगर अपनी पीठ को थपथपाकर उन्हें खुश होने की इच्छा है तो हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए, आतंक, अपराध, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का दूसरा नाम रहा है समाजवादी पार्टी, हम सबको ज्ञात है। और जहां तक 2017 से अभी तक की बात है, जिस तरह योगी जी की सरकार ने काम किया है, तथ्य हमारे सामने है। बड़ी बात होती है बजट, किसी भी राज्य का बजट हम सब जरूर देखें। देखिए, जब 2017 में इस सरकार की शुरुआत हुई थी तो 2 लाख करोड़ रुपए बजट थे प्रतिवर्ष, और अभी 5.5 लाख करोड़ रुपए हो गए। और मैं दूसरी बात कह दूं, पर कैपिटा इनकम भी अगर आप देखें तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 47,000 रुपए से अभी बढ़कर 94,000 तक चले आए हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की बात उठ रही है, लेकिन इसे फैशन न बनाया जाए, स्टाइल न बनाया जाए। आप तथ्य देखें, 17% बेरोजगारी दर था 2017 के ठीक पहले, और अभी यह कम होकर 4% हो गया है। और मैं आपको कहूं, भारत के नागरिक होने के हिसाब से, कि अगर 2017 से 2021 तक, अभी तक अगर सबसे बड़ा काम हुआ है योगी सरकार का, तो वह है कानून व्यवस्था में सुधार। लेकिन अपराजिता जी, अगर ऐसा है तो ये आंकड़े फिर रैलियों में, जनसभाओं में क्यों नहीं बताए जाते? रैली जनसभाओं में सिर्फ राम मंदिर, 370, जिन्ना, शमशान, कब्रिस्तान, यही तक सीमित क्यों रह जाती हैं चीजें फिर? देखिए, जनता समझती है, कौन लाया था? अनंत, विपुल अखिलेश यादव लेकर के आए थे, लेकिन बार बार जनसभाओं में बीजेपी का जिक्र भी है निकलेंगे तो आप देखेंगे, स्कोर बोर्ड देखेंगे। और देखिए, एक बड़ा ही अच्छा वक्तव्य है, माफिया कभी चलाते थे सरकार, अब जब्त है उनका कारोबार। मुझे लगता है इस बात से हम मना नहीं कर सकते, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। ये बात ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था मुद्दा है इस बार। करण वर्मा, संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे, वक्त मेरे पास कम बचा, कानून व्यवस्था का लोगों के बीच में सेंटीमेंट क्या है? कितना महत्वपूर्ण मुद्दा लोगों के बीच में ये है, और दोनों सरकारों के जब तुलना लोग करते हैं तो क्या पाते हैं? अनंत, आपको मैं एक बात बताऊं, एनसीआरबी का डेटा साफ साफ तौर पे ये कहता है कि पिछले 5 वर्ष में रेप, मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सब में काफी कमी हुई है, कन्विक्शंस बढ़ी है, माफिया राज कम हुआ है, कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स प्रॉपर्टी जब्त हुई है, और जनता ये देख रही है। और जनता जब ये देखती है, सेंटिमेंट, एक मिनट में बोल सकता हूं, एक मिनट में बोल जानकारी दे रहे हैं चैनल पे, बिल्कुल गलत जानकारी नहीं दे रहे। आप एनसीआरबी का डेटा चेक करिए, आप एनसीआरबी का डेटा देखें, 2020 एनसीआरबी का डेटा आप निकालिए। 72% क्राइम बढ़ा, 72% बिल्कुल नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ा, गलत बोल रहे हैं आप, नेशनल टीवी पे गलत बोल रहे हैं आप, बहुत गलत बात है। आप निकाल के देखिए, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार यूपी में क्राइम कम हुआ है, और जनता में जो परसेप्शन है, मैं पहली बात एक बात बता दूं आनंद, इस बार लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव में, और यूपी की जनता इस पे माफ नहीं करेगी। जो पहले हम लोगों ने माफियावाद देखा 2017 से पहले, ठीक है, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, दरअसल मैं चर्चा को कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन नाज भाई, इस बात को आप आश्वस्त रहिएगा कि आपने जो दावा दिया, या करण ने जो दावा दिया, फैक्ट चेक करके जो भी सामने आएगा, उस दावे को इसी क्लिप के साथ ट्वीट करके हम लोग खुद बताएंगे कि सही आंकड़ा क्या था। इस बात को लेकर निश्चिंत रहिएगा, चर्चा में कोई फैक्ट अगर देगा गलत तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए।